आज हम दूसरे पार्ट का जो अंतिम टॉपिक अपने सामने आया है उसका एक छोटा सा टॉपिक है, वो आपके सामने लेकर के हाजिर हुई। तो आज जो हमारे सामने टॉपिक है वो है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के अर्थ किसने लिखा, इसका लेखक कौन था, इसमें किस वंश का इतिहास है, किस क्षेत्र का इतिहास है, ये इस छोटे से टॉपिक के अंदर हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो आज जो अपना टॉपिक है वो है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के लेखक के बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं कि ये कल्हण ने लिखी है। कल्हण कौन था? कल्हण था कश्मीर का इतिहासकार, जो कश्मीर का निवासी था। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, इसका एक अर्थ याद रखना है, इसका लेखक याद रखना है, इसका अर्थ याद रखना है, किस वंश का इतिहास है ये है। और बाकी इसमें कई ऐसी चीजें हैं जो एक 3 या 4 नंबर का सवाल बनता है। तो मोस्ट पे अपन चलते हैं। राजतरंगिणी का लेखक कौन था? तो अब हम देखेंगे कल्हण। राजतरंगिणी का लेखक कौन था? कल्हण। और कल्हण कौन था? तो आपको यहाँ लिखना है कि राजतरंगिणी का जो लेखक है ना, उसके बारे में आप सबसे पहले याद रख लो। राजतरंगिणी का लेखक है कल्हण। लेखक कौन था? कल्हण। कल्हण, ये कल्हण इसका लेखक है। ये कल्हण कौन था? कल्हण के बारे में आपको ये याद रखना है कि ये कश्मीर के अंदर लोहार वंश चलता था। उस लोहार वंश का शासक था हर्षदेव। ठीक है, तो ये कौन था? कश्मीर। काश्मीर भी नाम आता है, वो अंग्रेजी में हो जाता है। तो कश्मीर के शासक, कश्मीर के शासक थे हर्षदेव। अब इन हर्षदेव ने कब से कब तक शासन किया था? हर्षदेव ने शासन किया था 1068 से 1101 ईस्वी तक। इस हर्षदेव का शासन था, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो कश्मीर के जो शासक थे ना हर्षदेव, उसका 1068 से 1101 ईस्वी तक जिसने शासन किया, तो हर्षदेव के जो महामात्य थे, जिसको हम बोलते हैं प्रधानमंत्री, तो महामात्य थे चंपक। हर्षदेव के महामात्य, महामात्य चंपक, चंपक थे। इनके पुत्र थे, चंपक के पुत्र, जिनका नाम था कनक। ठीक है ना, कनक। तो महामात्य जो चंपक थे, उस चंपक का पुत्र था कनक, और कनक के ये बड़े भाई थे। कनक के ये मतलब कि जैसे कल्हण कौन थे? कश्मीर के शासक थे हर्षदेव। हर्षदेव के प्रधानमंत्री थे चंपक। चंपक का पुत्र था कनक, और कनक का बड़ा भाई। तो एक तरीके से आप देख लो, चंपक के बड़े बेटे हो गए। तो इतना घुमा करके आपकी किताब में दिया हुआ है, तो आप सीधा याद रखोगे कश्मीर के महामात्य जो चंपक थे, उनके बड़े पुत्र थे, कनक का बड़ा भाई कौन था? कल्हण, बड़ा भाई था। ये इसके बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, एक ही लाइन में आपको याद रह जाएगा। डायरेक्ट याद रखिए, कश्मीर के शासक कौन थे? हर्षदेव। हर्षदेव के प्रधानमंत्री या महामात्य कौन थे? चंपक। चंपक का बड़ा पुत्र या चंपक के पुत्र कनक के बड़े भाई, ऐसे याद रखो। ये सीधा याद रखो, चंपक का बड़ा पुत्र कौन था? कल्हण। ये कल्हण, इसने ये किताब लिखी थी, ग्रंथ ही कश्मीर का पूरा इतिहास है। अब इसमें जो अंतिम शासक था ना, उसके समय की जानकारी है। तो कल्हण ने किसके विषय में लिखा था? यहां मैं पॉइंट बना देता हूं। कल्हण ने कश्मीर के जो अंतिम शासक थे, जो उसके समकालीन थे, जय सिंह, उनके समय में कश्मीर का इतिहास लिखा, खास तौर से जय सिंह के समय में लिखा है। ठीक है, तो कल्हण ने अंतिम कश्मीर शासक, अंतिम कश्मीर के अंदर जो लोहार वंश के अंतिम शासक थे, उसके विषय में, ठीक है ना, कल्हण ने अंतिम लोहार वंश के शासक या लोहार वंश के अंतिम शासक, अंतिम लोहार नहीं होगा, लोहार वंश के अंतिम शासक जय सिंह। जय सिंह के
विषय में लिखा है। विस्तार से इसी के बारे में मिलेगा, विषय में लिखा। अब ये जयसिंह शासक हुआ, तो ये कलहण जो था इसके समय में था, जयसिंह के समय में। यह शासक था कश्मीर का, इसके समय में इसने लिखी है। और ये जयसिंह कब से कब तक था? 1147 से लेकर के 1149 के बीच में इसमें कलहण की राजतरंगिणी लिखी जाती है। कब से कब तक था? ये लेखन है 1147 से 1149 ईस्वी। ये राजतरंगिणी का काल है, इसका समय नहीं है, इसका समय नहीं है। ये समय जब इसने राजतरंगिणी लिखी तो किस समय काल का इतिहास है? तो 1147 से लेकर के 1149 यानी 47 से 48 और 49 दो वर्षों के अंदर अंदर कलहण ने राजतरंगिणी में जयसिंह का इतिहास लिखा है। ठीक है, तो ये कलहण के विषय में थोड़ी नॉर्मल आपको जानकारी इसके बारे में रखनी है। अब इसमें आगे देखिए, इसमें महाभारत से जो कलहण ने लिखा है ना, महाभारत के समय में, कि कश्मीर का इतिहास कब से शुरू होता है, तो उसमें कुछ अनुश्रुतियां जो दंत कथाएं अपन सुनते हैं और कहते हैं कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, दंत कथाएं बोलते हैं, उनको सुनी सुनाई बातें हैं, सुना हुआ इतिहास। हम अपने लोक देवताओं के बारे में कई चमत्कार सुनते हैं, तो कई चीजें तो लिख दी गई है, लेकिन कई चीजें ऐसी है जो हम सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हैं। हो सकता है उस समय किसी ने देखा हो और वही कथाएं आज भी चलती आ रही है, तो उन कथाओं में कुछ मिश्रण हो जाता है, अपनी ओर से लोग कुछ जोड़ लेते हैं। तो उन कथाओं के आधार पर इसने कब से इतिहास लिखना शुरुआत कब से की है? महाभारत काल से। महाभारत काल से इतिहास लिखा, इसने इतिहास लिखना शुरू किया महाभारत काल से। अब महाभारत काल से क्यों जोड़ा? क्योंकि महाभारत के युद्ध में कश्मीर का शासक भी शामिल हुआ था, कश्मीर का शासक भी महाभारत के युद्ध में शामिल हुआ था। तो कश्मीर का जो लोहार वंश या कश्मीर का इतिहास है वो पीछे जाने पर महाभारत काल के राजाओं से उसका संबंध जोड़ा गया है, तो इतिहास लिखा है, समझ गए ना। तो महाभारत काल से इसका इतिहास है, इसका वंश रामायण काल से भी जुड़ा हुआ है, ये भी आपके आगे अभी आएगा। तो इसमें मुख्य रूप से क्या है कि यहां तक तो है, अब इसमें एक चीज जोड़ लिखा, रामायण काल, रामायण काल से भी वंश संबंधित है या संबद्ध है। संबद्ध है, ठीक है, यानी कि ये इसको कितना महान बना दिया इसने। महाभारत और रामायण उस समय जो राजा महाराजा हुए थे, उन राजा महाराजाओं के वंश से कश्मीर के इतिहास को जोड़ा है, कि जो महाभारत काल में लोग शासन करते थे, वीर पराक्रमी रामायण काल में थे, उस वंश से, उन राजाओं से इस कश्मीर के इतिहास को जोड़ा गया है, जो इसकी महानता को दर्शाता है। अब इसमें आगे चलते हैं, आगे चलने पर अपन ये देखेंगे कि कश्मीर का जो इतिहास है, ये इसमें जो राजतरंगिणी लिखी गई है ना, ये प्रथम प्रामाणिक इतिहास है। तो कलहण, यहां थोड़ा आपको हर चीज ध्यान रखनी होगी, ये चीज लाइन थोड़ी विशेष याद रखना है इसलिए, ठीक है। एक तो ये है, एक ये है, ये कुछ मोस्ट चीजें हैं, ये बहुत ही मोस्ट चीजें हैं। तो कलहण की राजतरंगिणी, कलहण की राजतरंगिणी को भारत का प्रथम प्रामाणिक इतिहास माना जाता है। भारत का प्रथम प्रामाणिक इतिहास माना गया। देखो क्या है ये, अब इसमें राजतरंगिणी जो लिखी थी ना कलहण ने, इस कलहण की जो राजतरंगिणी है, राजतरंगिणी, इसको भारत का प्रथम प्रामाणिक इतिहास यानी
प्रमाण के साथ, सबूतों के साथ इसने इतिहास तो लिखा कश्मीर का, लेकिन साथ साथ में जब अपने समय तक आया तब तक इसने मंदिर, मठ और शिलालेख, ताम्रपत्र, अपने से पहले के जो 12-13 लेखक थे उनके उद्धरण इन सब के अंदर लिए। यानी कि इसने सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर ही अपने समय का इतिहास नहीं लिखा, इसने कुछ ऐसी जानकारी इकट्ठी की कि शिलालेखों से राजाओं ने कौन से राजा ने कौन सा मंदिर बनाया, कहाँ की भूमि दान की गई, कहाँ से उसके व्यापार थे, ये चीजें इसने क्या किया, प्रामाणिक इतिहास है। तो इसको भारत का प्रथम प्रामाणिक इतिहास माना जाता है। अब इस कर्ण की राज तरंगिणी के अंदर लगभग 8 तरंग है, तरंग मतलब अध्याय, ठीक है ना। अब इस तरंगिणी के अंदर क्या क्या है, तो इस राज तरंगिणी के अंदर 8 तरंग है, 8 तरंग। तरंग को आप आज की शब्दावली में बोल सकते हो अध्याय। क्या बोल सकते हो, अध्याय यानी पाठ, ठीक है ना। तो 8 अध्याय है इसके अंदर, 8 अध्यायों के साथ 7826 संस्कृत के श्लोक हैं, संस्कृत में लिखी गई, तो संस्कृत श्लोक है इसके अंदर, संस्कृत के श्लोक है, ये आप याद रखोगे इसके बारे में। अब इन 8 तरंगों का भी विभाजन हुआ है, पहले 3, दूसरे 3 और फिर लास्ट के 2, तो ये भी आपको थोड़ा इसमें ध्यान देना पड़ेगा। जैसे अब पहले 3 तरंगों के अंदर प्राचीन इतिहास है, लेकिन वो मौखिक आधार पर है, महाभारत और रामायण के नाम से इसका संबंध जोड़ा गया है, ठीक है ना। ये जो 8 तरंग है ना, अब इस 8 तरंगों का हम डिवाइडेशन करेंगे, तो 8 तरंगों का डिवाइड क्या होगा, 8 तरंगों के लिए आप देखिए, प्रथम, द्वितीय और तृतीय तरंग। इसका मतलब होगा कि पहला, दूसरा और तीसरा, ये जो 3 तरंग है, इन 3 तरंगों के अंदर सिर्फ मौखिक इतिहास है। मौखिक का मतलब होता है सुनी सुना, मौखिक इतिहास, लोगों ने कहा, इसने मान लिया और लिख दिया, मौखिक इतिहास सम्मिलित है, ठीक है। अब इस मौखिक इतिहास के अंदर भी ये चीज ध्यान रखना है कि मौखिक इतिहास लेकिन कौन सा, प्राचीन, प्राचीन इतिहास और लिख लो आप। इन 3 तरंगों में, पहले 8 में से पहले 3 तरंगों में मौखिक इतिहास है और प्राचीनतम इतिहास है, बहुत पुराना, महाभारत काल से, और उनका संबंध किससे जुड़ा गया है, महाभारत और रामायण। अभी बताया था आपको, महाभारत रामायण, यानी इसके जो राजा महाराजा थे ना मौखिक इतिहास काल के, उनका संबंध किससे जुड़ता है, रामायण और महाभारत काल से, यह आपको बता दिया गया है। तो रामायण और महाभारत काल के नामों से संबद्ध है, संबद्ध है, संबंध है, संबद्ध है, संबद्ध मतलब उनसे जुड़े हुए, और संबंध मतलब रिश्ता, तो उनसे संबद्ध है। रामायण और महाभारत काल के जो बड़े बड़े वीर योद्धा हुए थे, पांडु पुत्र थे, जब पांडव थे, कौरव थे, और भी कई ऐसे वीर योद्धा थे, उनके वंशजों में इनको माना गया। तो आप मान सकते हो कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय सिर्फ मौखिक इतिहास है, यह आपको थोड़ा विशेष ध्यान रखना। इसके बाद में जो चौथा, पांचवा और छठा तरंग है ना, तो अगले 3 तरंगों के अंदर, इसके अंदर उत्पल वंश का इतिहास दिया गया है। किसका इतिहास है, उत्पल वंश का, ठीक है ना। ये जो है ना प्रथम, द्वितीय और तृतीय। अब यहां पर आ जाओ चतुर्थ, पंचम और षष्ठ तरंग। आप इसको पहला, दूसरा, तीसरा तरंग भी लिख सकते हो, इसको चौथा, पांचवा और छठा तरंग यानी अध्याय भी लिख सकते हो। तो चौथा, पांचवा और छठा तरंग, इसके अंदर क्या है, इसमें 2 वंशों का इतिहास है। पहला तो दिया है कर्कोट वंश, कर्कोट वंश जो लोहार वंश से पहले शासन करता था, वह उत्पल वंश, उत्पल वंश का इतिहास है। मतलब इसने अपने समय के शासन से पीछे भी गया है,
और पूरा कश्मीर का इतिहास लिखना है तो करकोट वंश भी आया है, उत्पल वंश भी आया है, उनका इतिहास भी लिखना है। लेकिन ये बातें भी ज्यादातर उसने सुनी सुनाई बातों के आधार पर ही लिखी है। अब अंतिम जो इसके अंदर 7वां और 8वां तरंग है यानी अध्याय है, उसमें व्यक्तिगत जानकारी मिलती है। अब यहां पर आएंगे आपके सप्तम और एक आएगा अष्टम, यानी 7वां और 8वां तरंग, 7वां 8वां तरंग। इसमें इसकी व्यक्तिगत जानकारी है। व्यक्तिगत जानकारी का मतलब होता है जो वो खुद व्यक्ति उस समय मौजूद हो और व्यक्ति स्वयं जांच पड़ताल करके लिखे, उसे कहते हैं व्यक्तिगत जानकारी। ठीक है ना, तो ये इसकी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर है और ग्रंथों का अवलोकन भी इसने किया है। ठीक है, ये किसके बारे में है? व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर 7वां 8वां जो अध्याय है ना, तरंग है, उसमें व्यक्तिगत जानकारी है, स्वयं वहां गया है, इसने खोजबीन की है शिलालेखों की, और इसके अंदर इसने पूर्व ग्रंथों का अवलोकन किया है जो इससे पहले कश्मीर के बारे में लिखे जा चुके थे। पूर्व ग्रंथों का अवलोकन किया इसने, पूर्व ग्रंथों का, जो इससे पहले कलहण से पहले जिन इतिहासकारों ने कश्मीर का इतिहास लिखा, किसी विशेष राजा का लिखा, वंश का लिखा, उसको भी पढ़ा इसने, उसका अवलोकन किया और उनकी सूचनाओं को प्रामाणिक आधार पर पुष्ट करके यहाँ पर इसने अपनी राज तरंगिणी के अंदर उसको शामिल किया है। तो पूर्व ग्रंथों के अंदर इसका अवलोकन किया गया है। अब इसमें 7वें और 8वें तरंग में ही, इसी में 7वें 8वें में लोहार वंश का इतिहास है। लोहार वंश का इतिहास है। ठीक है, यह है आपके राज तरंगिणी के बारे में अभी तक की जानकारी। अब इसमें ज्यादातर क्या कहा गया है? इसमें क्रमबद्ध तो उल्लेख है लेकिन पक्षपात रहित भी है। और इसमें सबसे बड़ी भाषा क्या चीज है कि इन सभी राज तरंगिणी के विशेषताओं में क्या आएगा? संस्कृत भाषा का प्रयोग आपको पहले बताया जा चुका है। संस्कृत भाषा में, और इसकी विशेषता है निष्पक्षता। इसने किसी राजा का पक्ष नहीं लिया। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि कलहण के समय में राजा कौन था? जय सिंह। अब जय सिंह के होते हुए भी जो राजशासक था ना जय सिंह, इस जय सिंह के समय में होते हुए, इसके राज दरबार में होते हुए इसने जय सिंह के गुणों को लिखा है तो उसके दोष भी लिखे, उसकी कमियों के बारे में भी लिखा है। इसने खुद ने लिखा है कि कवि को निष्पक्ष होना चाहिए। ठीक है, ये कवि को किसी एक राजा के पक्ष में बात नहीं करनी चाहिए। मैं आश्रित कवि नहीं हूं और ना ही मुझको किसी प्रकार का राज्याश्रय प्राप्त है, दरबार में जरूर है लेकिन राज्याश्रय प्राप्त कभी नहीं मानता है अपने आप को। इसलिए इसने इसमें यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता बन जाती है कि ये निष्पक्ष है। इसने गुण और दोष दोनों को बताया और संस्कृत भाषा का इसने विशेष रूप से प्रयोग किया है। संस्कृत भाषा है तो संस्कृत भाषा का प्रयोग किया है। अब इसमें अर्थ क्या है? राज तरंगिणी को आपने देखा ना, तो अब हम कुछ राज तरंगिणी के अर्थों के विषय में भी जानकारी लेंगे। अब हम आगे की ओर चलते हैं इसमें कि राज तरंगिणी का अर्थ क्या है। तो राज तरंगिणी के अर्थ के विषय में अपन लेते हैं अर्थ। राज तरंगिणी का अर्थ होता है राजाओं की नदी। ठीक है, राज तरंगिणी का अर्थ क्या होता है? राजाओं की नदी। अब इसके बाद में इसका दूसरा अर्थ लिया जा सकता है राजाओं का समय प्रवाह। राजाओं का समय प्रवाह, ये इसका अर्थ लिया जा सकता है। राजाओं का इतिहास, राजाओं की नदी या राजाओं का समय प्रवाह, ये इसका अर्थ है। अब ये मुख्य रूप से किस रूप में है? कविता के रूप में है।
प्रवाह। राजतरंगिणी किस रूप में है? कविता के रूप में। कविता के रूप में, यानी काव्य। ये काव्य के रूप में लिखा गया है, इसको काव्य के रूप में लिखा गया है। अब काव्य के रूप में लिखा है तो इसका संबंध किससे जुड़ा है? प्रथम तरंग में ये बताया गया है। जो राजतरंगिणी का 8 तरंग है ना, उसमें प्रथम तरंग, ये कुछ मोटी मोटी जानकारी है, बड़ी बड़ी प्रथम तरंग। इस प्रथम तरंग में इसका संबंध किससे जुड़ा है? महाभारत काल में। रामायण काल का तो इससे पहले वर्णन है, लेकिन महाभारत काल में एक शासक था सहदेव, और सहदेव को आप जानते हो 5 पांडवों में, जिसमें सबसे बड़े थे युधिष्ठिर, उससे छोटे भीम, उससे छोटे अर्जुन, फिर नकुल और सहदेव। तो सबसे छोटे भाई जो थे सहदेव, तो महाभारत के पांडव या पांडुपुत्र सहदेव शासक था। ये माना गया है 5000 साल पहले सहदेव शासक था। ठीक है। अब सहदेव शासक था तो उस समय कौन सा धर्म था? उस समय वैदिक धर्म था। सहदेव के समय कौन सा धर्म था? वैदिक, यानी वैदिक धर्म, हिंदू धर्म जिसको बोलते हैं वैदिक, वेदों के आधार पर वैदिक धर्म प्रचलित था। यज्ञ होते थे कश्मीर में। अब इसके बाद में आते हैं हम, इसके बाद में इसने लिखा है कि लगभग 273 ईसा पूर्व, 273 ईसा पूर्व। अब आप 273 ईसा पूर्व का अर्थ आप समझ गए होंगे कि लगभग बिंदुसार और अशोक का समय आ जाता है। ठीक है। तो उस समय 273 ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म कश्मीर में प्रचलित हुआ। बौद्ध धर्म प्रचलित हुआ। यहां तक इसके बारे में ध्यान रखना है। प्रथम तरंग में दे दिया कि पांडुपुत्र, जो पांडवों के छोटे छोटे भाई थे, सहदेव उसका शासक था, वो वैदिक धर्म प्रचलित किया था, और 273 ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म यहाँ पर आ जाता है। अब इसके बाद में आगे चलते हैं कि कल्हण ने क्या लिखा है। उसने बिल्कुल सच्चे इतिहास लेखक को, जो भी सच्चा इतिहास होगा ना, उसको इसके बारे में ये बताया गया है कि निर्भीक वाणी होनी चाहिए और न्यायाधीश के समान राग द्वेष से रहित होना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही है इसमें, ये आपको कोटेशन याद करना चाहिए। कल्हण ने इसके एक लेखक के बारे में क्या लिखा है? तो कल्हण क्या कहता है? कल्हण कहता है कि एक सच्चे इतिहास लेखक को क्या करना चाहिए? निर्भीक होना चाहिए। निर्भीक वह वाणी न्यायाधीश के समान होनी चाहिए, यानी जज न्यायाधीश के समान हो नहीं चाहिए। बहुत अच्छी बात लिखी है इसने कि अगर आप किसी का इतिहास ही लिख रहे हो तो एक सच्चे इतिहास लेखक को कैसा होना चाहिए? निर्भीक, राजा से या मौत से डरना नहीं चाहिए। वाणी कैसी होनी चाहिए? वो जब लिखता है तो बिल्कुल न्यायाधीश, उसको किसी प्रकार का लोभ, प्रलोभन, रिश्तेदारी, नाते, इससे डरना नहीं चाहिए और निर्भीकता के समान लिखना चाहिए, तभी वो सच्चा इतिहास लेखक माना जाएगा। अंतिम टॉपिक में जब अपन चलते हैं तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि उसको किसी राज्य से मदद नहीं मिलती थी। ठीक है ना। इसने जानकारी के अंदर इसने मनोरंजन भी दिया है, साथ में इसने ये भी बताया है कि इसके समय के लगभग इसने देखा कि इसके समय से पहले हर्ष शासक हुआ था, तो हर्ष की मृत्यु के बाद संघर्ष और गृहयुद्ध छिड़ा। ये तो हुआ था 1150 के लगभग, हर्ष हो गया था लगभग 642 से 47-48 तक। तो इसलिए ये अपने पूर्व के इतिहास से ये जाना कि हर्ष एक महान सम्राट था
भारत को एकता के सूत्र में बांध रहा था, विशाल साम्राज्य, लेकिन उसकी मौत के बाद इसका कोई वंशज नहीं था, शादी हुई नहीं थी इसकी। तो इसकी मृत्यु के बाद में इसके साम्राज्य में संघर्ष छिड़ गया, छोटे छोटे टुकड़े हो गए, आपस में गृहयुद्ध हुआ। तब इसने क्या किया, इस राजतरंगिणी में लिखा कि इतिहास से हमें सबक लेना चाहिए। ठीक है, युद्ध हुआ, इसने इतिहास से सबक लेने की बात की। इसने इतिहास से शिक्षा लेने की बात कही, शिक्षा की बात की कि हमें इतिहास से शिक्षा लेनी चाहिए, जिससे हमारा साम्राज्य जो है वो बाद में खंडित ना हो, गृहयुद्ध ना हो साम्राज्य के अंदर। इसको किसी प्रकार की मदद नहीं मिली थी और ना ही किसी प्रशस्तिपरक रचना के अंदर था। मतलब आपको पहले बता दिया कि कल्याण राज दरबार में जरूर था, लेकिन राजा से किसी प्रकार की मदद नहीं मिल रही थी। ठीक है, तो इसलिए ये प्रशस्तिपरक रचनाओं से ऊपर उठ चुका था। अब कल्याण ने पहले के 11 विद्वानों का भी उल्लेख किया है, राजाओं का कालक्रम दिया है, उनकी कमी को बताया है। यहां पर आप एंड करते हैं इसका, पूर्व के 11 लेखकों का उद्धरण दिया है, 11 लेखकों का उद्धरण दिया। साथ ही इसने क्या किया, उनकी कमी भी बताई है कि वे जो राजा महाराजा थे उनके शासनकाल में क्या कमी रही, उनकी कमी बताई। इस प्रकार से ये एक निष्पक्ष रचना मानी जाती है। अब इसके साथ ही इसने एक चीज और कर दी, इसने क्या किया, कई ऐसी चीजें इकट्ठी की, जैसे लेख, शिलालेख, भूमिदान पत्र, मंदिर, प्रशस्ति, आदि की जानकारी थी। सारी की सारी इसने जानकारी दे दी। अब इससे हम लास्ट की जो लाइनें आपको याद रखनी है वो ये चीजें याद रखनी है कि चौथे तरंग का जो अंतिम भाग है ना, उसके अंदर उसने अपने समय तक के जितने भी लौकिक शक से लेकर के इतने समय तक का शक चलाया था, तो इसने अंतिम रूप से याद रखोगे अपने समय तक के लौकिक शक संवत चलता था। तो लौकिक शक होते थे ना, एक कैलेंडर था, एक मतलब समय गणना का एक पैमाना था उस समय के लौकिक शक। तो 3886 था लगभग लौकिक शक, 3886 से लेकर के लगभग 4225 तक का वर्णन किया। ठीक है, ये लौकिक शक के बारे में ये बताया गया है। 4225 तक का इसने विस्तृत किया है। तो ये कब से कब तक बैठता है, ये 813 ईस्वी से लेकर 1146 से 50 तक बैठता है। ये जो संवत है ना, ये 813 ईस्वी से 1146 से लेकर के 50 ईस्वी तक का कालक्रम बैठता है। ठीक है ना, यहां लिख देता हूं ना, 1146 से 50, यानी 813 से आप 1150 याद रखना डायरेक्ट, क्योंकि लगभग या 49-50 तक की इसने इसकी कालक्रम की रचना की थी। आप 49 ईस्वी लिख लो, इससे आपको कालक्रम याद आ जाएगा। सन 813 से लेकर के 1149 ईस्वी तक का कालक्रम अपने समय में लिखा है। ये आपको याद रखो तो ठीक है, ये याद नहीं रहे तो आप ये याद रख सकते हो कि अपने समय तक के लौकिक शक या शक की जगह आप सन कर लेना, और 813 ईस्वी से 1149 ईस्वी तक का कालक्रम इसने अपने चौथे अध्याय में सम्मिलित किया है। यहां आप लिखोगे चौथे तरंग में शामिल किया गया है। ठीक है, यहां पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है। और अपने आश्रयदाता जय सिंह का भी इसने गुण और दोष दोनों का वर्णन किया। तो ये निष्पक्ष माना जाता है
अब निष्पक्षता देखो इसकी, निष्पक्षता कैसी है? आज इसके जो राजा थे, शासक जय सिंह के गुण और दोष लिखे। इसने अपने शासक के भी गुण दोष लिख दिए। इसमें एक चीज आती है कि अपने आश्रय जाता, और पहले मैंने आपको बताया कि इसको आश्रय प्राप्त नहीं था। देखो इन दोनों में चीजों में अंतर है। ये राज दरबार में था, राजा के यहाँ दरबार में बैठता था, यानी राजा का आश्रय तो मिला था, लेकिन जब इसने कश्मीर का इतिहास लिखना शुरू किया राजतरंगिणी, तो उसके लिए इसको कोई विशेष सुविधा नहीं मिली। जबकि दूसरे लेखक जो थे वो जब इतिहास लिखा करते थे तो राजा की ओर से, राजकोष से उसको धन मिलता था कि आप इतिहास लिखिए, हम आपको धन देंगे। उस धन के लोभ में आकर के कई लेखक राजा के गुणगान करते थे, कमियां नहीं बताते थे। लेकिन इसको राजा के दरबार में था, जीविका मिलती थी, तनख्वाह मिलती थी, वेतन पर था, लेकिन इतिहास लिखने के लिए इसको किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी गई। ठीक है ना? तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है। और दोष लिखे हैं, और कहां लिखे हैं ये आपको याद रखना। राजतरंगिणी के अंदर श्लोक नंबर 1550, श्लोक नंबर 1550 में राजा जय सिंह के गुण और दोष लिखे गए। ठीक है? तो यहां पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो इसके साथ ही राजतरंगिणी का एक छोटा सा टॉपिक था जो आपके सामने था, यह आपको नोट्स भेज दिए जाएंगे, उसमें से आपको करने हैं। जय हिंद।